गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट में। प्यारे बच्चों, अभी तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कराया जा चुका है। अब पहले कुछ बातों को रिवाइज करके उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आप जानते हैं अगर हम ऊपर ये नोट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और इसकी वैल्यू होती है -0.76 और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। आप जानते हैं स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब है जब जिंक की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। राइट। अब अगर आपको ई नोट ऑफ द सेल निकालना है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब मान लो ये कैथोड है और ये एनोड है, इस वैल्यू को यहां रख देंगे, इस वैल्यू को यहां रख देंगे और आप आसानी से निकाल लेते हैं। यहां पर ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ -0.76 वोल्ट, राइट। और ये आंसर आपका यहां से आ जाता है, दैट इज 1.10 वोल्ट। तो कुल मिला के पहले आज की बात यहीं से शुरू होती है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको गिवन होते हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आप मान लीजिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर होता है 298, और साथ के साथ इन्हें यूज करते हुए जो आप ई नोट ऑफ द सेल निकालते हैं या सेल पोटेंशियल आप निकालते हैं ये होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मतलब ये सेल का पोटेंशियल तब है जब सेल को ऑपरेट आपने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पर किया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेल में या इलेक्ट्रोड में अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना लें, मान लीजिएगा अब अगर मैं जिंक की मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक अगर मैं 0.1 मोलर ले लेता हूं और तब आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बनाइए, तो सबसे पहले तो आप ऊपर से ये नोट हटाओगे, इसको ऊपर से हटाओगे। नंबर 2, ये जो -0.76 वैल्यू होती है ये तब होती है जब जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अब आप इसको भी हटाओगे, यहां पर अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसके बारे में अब आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर कॉपर को भी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ना लिया जाए, क्लियर है, तो ऊपर से नोट हटाओगे और उस वक्त आप 0.34 नहीं लिखोगे। तो उस वक्त आपको ना तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होता है कैथोड का या एनोड का, और जब कैथोड एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता होगा तो आप ई ऑफ द सेल भी नहीं बता पाओगे, आप ये भी नहीं बता पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात को लेकर शुरू होता है, और आज की बात अमित चौहान के साथ अब होती है शुरू। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे या सेल के पोटेंशियल पे अगर आप कंसेंट्रेशन चेंज करते हैं या अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, अब इसको जानने की कोशिश करनी है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के अलावा किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे बताना हो तो क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, और अगर किसी भी कंसेंट्रेशन पर अगर सेल का पोटेंशियल बताना हो उस वक्त क्या होगा। आज की हमारी बात यहां से शुरू होती है। अब इस बात को समझाने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है गिवन बाय नर्नेस्ट, और उसको बोला जाता है नर्नेस्ट इक्वेशन।
नरनेस्ट इक्वेशन की मदद से हमें यह पता लग जाता है कि अगर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बदलती है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बदलती है तो सेल के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इक्वेशन गिवन बाय नरनेस्ट एंड सो कॉल्ड एज नरनेस्ट इक्वेशन। बच्चों, नरनेस्ट इक्वेशन ये है, मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रोड का मैं केस लेता हूं, एक हाफ सेल में लेता हूं, और मान लीजिएगा मेरे पास हाफ सेल है जिसके अंदर ये फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और मेटल सॉलिड बना रहे हैं। तो नरनेस्ट कहते हैं इस इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ये होगा, E of electrode potential of this electrode is equal to E naught of the same electrode minus RT divided by NF log of प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स। बच्चों, ये इक्वेशन नरनेस्ट ने दी और इस इक्वेशन की मदद से हमें यह पता चल जाता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, देखिए, दिस इज इक्वल टू ई ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड M इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M माइनस, ये नेचुरल लॉग है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है जो नरनेस्ट ने दी है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट रिजल्ट्स आए हमारे पास। ln log को log बेस 10 में बदलेंगे। जैसे ही आप log बेस 10 में बदलोगे बच्चों, आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेटे आर की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट। इसके बाद टेम्परेचर मान लीजिए आप अभी 298 लेकर चल रहे हैं। अभी मान लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप ले रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टेट पे आप टेम्परेचर ले रहे हैं और आप केवल कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि अगर सेल में या एक इलेक्ट्रोड में अगर आप मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं तो उसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल मैं केवल और केवल कॉन्सेंट्रेशन का चेंज से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंज आता है इसको जानना चाहता हूं। अब डिवाइडेड बाई n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, f का मतलब होता है फैराडेज कांस्टेंट, एंड दिस इज 96,500। तो इस इक्वेशन के अंदर कुछ पैरामीटर्स तो आपके फिक्स हैं, जैसे कि r की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर आपने 298 केल्विन मान लिया, f का मतलब फैराडेज कांस्टेंट, क्लियर है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 96,500 कूलम। अब log ऑफ प्रोडक्ट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन या उनका एक्टिव मास, बात एक ही है। प्रोडक्ट में है मेटल सॉलिड, रिएक्टेंट में है मेटल आयन, मोलर कंसेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ मेटल आयन, यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां पर इसका कोफिशिएंट 1 है। अब बच्चों, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, हर केस में ये पैरामीटर्स तो सेम ही रहेंगे। इन एवरी केस, हर केस में ये पैरामीटर आपका सेम रहेगा, ये पैरामीटर आपका फिक्स रहेगा। यस, ये पैरामीटर आपका फिक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। ई एम इज इक्वल टू ई नोट एम माइनस, अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, अब जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो, वैल्यू आती है 0.0591 और केवल यहां पर जो बचेगा वो n बचेगा, log ऑफ लास्ट ईयर जब आपको चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया जा रहा था तो उसमें आपको बताया था जो भी प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सॉलिड होते हैं, उनका एक्टिव मास हम 1 मान के नेग्लेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा,
मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास किसी भी प्योर सॉलिड का हमेशा 1 मान के नेग्लेक्ट करना है। तो यहां पर ये आपका 1 हो जाएगा। इसे बेशक आप नोट भी कर सकते हैं कि जो भी मेटल होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, उसका एक्टिव मास हमेशा हमेशा इस एक्सप्रेशन से नेग्लेक्ट किया जाता है। इसे नोट डाउन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ये आ गया। अब प्यारे बच्चों, आ गई फाइनल इक्वेशन। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अब ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। EM किसी भी इलेक्ट्रोड M का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर जिस पर आप निकालना चाहते हो, ये है E नॉट ऑफ M, इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस 0.0591 अपॉन N। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, लॉग ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये नर्नेस्ट इक्वेशन है। दिस इज द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का आप अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला हो गया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने बच्चों से कहता हूं भाई मेरे पास जिंक आयन है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, आप जानते हैं पहले उसके लिए रिएक्शन लिखेंगे, बनेगा दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग जिंक सॉलिड। अब आप जानते हैं ई नोट ऑफ जिंक होता है -0.76 वोल्ट, और मैं आपसे कहता हूं जिंक आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल है दैट इज 0.1 मोलर, और मैं कहता हूं इस कॉन्सेंट्रेशन पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए। नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक निकालना है, तो सबसे पहले आशा करता हूं बड़े अच्छे से आप ई नोट में और ई ऑफ द सेल में, ई ऑफ द इलेक्ट्रोड में आप डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब होता है जब जिंक आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए जब जिंक आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। अगर 1 मोलर के अतिरिक्त किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड का या सेल का पोटेंशियल अगर निकालना हो, तब हम नर्नेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन? ये एक इलेक्ट्रोड के लिए आपके पास इक्वेशन आ गई है, भैया पुट कर दीजिए। अब आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक की है, तो यहां पर पहले लो स्क्रीनशॉट, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं। अब मेटल की जगह आप यहां पर जिंक लिख दोगे, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक ये हो जाएगा ई नोट ऑफ जिंक, ई नोट ऑफ जिंक राइट 0.0591 अपॉन एन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में? रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो यहां n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2। लॉग ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन, मेटल की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अब इस कॉन्सेंट्रेशन पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आप जिंक आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रख दोगे, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है 0.1, ये यहां पर आप 0.1 रख दोगे। अब इस इक्वेशन में सारी चीजें आपको पता है। ई नोट ऑफ जिंक आपको पता है, ई नोट ऑफ जिंक फिक्स होता है -0.76, ये आपको पता है। आपको n की वैल्यू 2 पता है, यहां पर लॉग के आगे सारी वैल्यूज पता है। आसानी से अब आपका निकल के आ जाएगा, और निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ जाएगा उस वक्त, उस पल जब जिंक आयन की कंसंट्रेशन है 0.1। तो 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे
अब इस इक्वेशन की मदद से आप आसानी से जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, आसान है। आशा करता हूं एक इलेक्ट्रोड के लिए कैसे आप नरनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, नरनेस्ट इक्वेशन को अब हम एक सेल के लिए समझने का प्रयास करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। अब इलेक्ट्रोड से चलेंगे अगर सेल का पोटेंशियल निकालना हो। अब बारी है एक सेल में देखते हैं, सेल पोटेंशियल को देखते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। नरनेस्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। देखिए बच्चों, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन थी और उसके लिए आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा था, या साधारण वे में हम ये कह सकते हैं ये वो फॉर्म है नरनेस्ट इक्वेशन की जो एक इलेक्ट्रोड के लिए है। अब जानने की कोशिश करते हैं सेल पोटेंशियल की फॉर्म क्या है। सेल पोटेंशियल के लिए भी नरनेस्ट ने बिल्कुल सेम ही इक्वेशन रखी, बस उसमें एक हल्का सा माइनर चेंज कर दिया। और चेंज क्या कर दिया, यहां पर तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, अगर आपको सेल के लिए लिखनी है तो आप सेल पोटेंशियल लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। यहां पर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते थे किसी भी इलेक्ट्रोड m का, उस केस में आप यहां लिखेंगे ई नोट ऑफ द सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और बाकी सारा रहेगा सेम, बिल्कुल सेम आपने लिखना है। तो बस जहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे थे वहां आप सेल पोटेंशियल लिख देंगे। ई की जगह ई ऑफ द सेल लिख देंगे, ई नोट की जगह ई नोट ऑफ द सेल लिख देंगे। बाकी सब रिजल्ट सेम रहेगा अगर आपको नरनेस्ट इक्वेशन किसी सेल के लिए लगानी है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद तो आपने देखा ही था कि जब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता था 0.0591 अपॉन n log ऑफ, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट्स। तो इलेक्ट्रोड के लिए और सेल पोटेंशियल के लिए दोनों के लिए नरनेस्ट इक्वेशन बस एक ही जैसी है। सवाल आता है एक सेल के लिए उसको अप्लाई कैसे करना है। प्यारे बच्चों, ये कोई सेल रिएक्शन आपको दे रखी है और हम आपसे कहें इस सेल के लिए आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, सेल पोटेंशियल निकालिए। हम आपसे कहते हैं इस सेल के लिए या इस रिएक्शन के लिए आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। अब यहां पर आप देखो, आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर। तो इसका मतलब आपको निकालना है ई नोट ऑफ द सेल। और ई नोट ऑफ द सेल तो इस रिएक्शन में आसानी से आप देख लेंगे, कैथोड कौन सी है, एनोड कौन सी है। ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, आप आराम से माइनस करके रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सेल का या इस रिएक्शन के लिए जिस सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है उसका सेल पोटेंशियल तब निकालिए जब सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1 और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। तो अब आपका जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, तो इसका मतलब आपको ई नोट ऑफ द सेल नहीं निकालना, अब आपको ई ऑफ द सेल निकालना है। और जब आपको ई ऑफ द सेल निकालना हो तब आप यूज करेंगे नरनेस्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन की मदद से आप सेल पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे, इस सेल के लिए अप्लाई करेंगे उस बात को ध्यान रखिए। जब भी किसी सेल के लिए आप नरनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं, हमेशा 2-3 बातें याद रखेंगे। पहली बात तो हम आपको अभी बता चुके हैं पिछले वाले केस में, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का हमेशा 1 लेना है, या आप इसको ये भी कह सकते हो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको आप लेके नहीं चलेंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी गैस दी हुई है तो गैस का हमेशा पार्शियल प्रेशर लेके चलेंगे, हमेशा पार्शियल प्रेशर लेके चलेंगे। इन 2 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। इससे पहले कि आप नरनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करें, सबसे पहले इन 2 बातों का ध्यान रखना है।
पहली बात, मोलर कंसंट्रेशन सॉलिड की नेग्लेक्ट करनी है। दूसरा, अगर कोई गैस है रिएक्शन के अंदर तो हमेशा उसकी कंसंट्रेशन आपने गैस की मोलर कंसंट्रेशन की जगह आपने उसका पार्शियल प्रेशर लेना है। यह सबसे पहला पॉइंट है, यह सबसे मुख्य पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप सेल की रिएक्शन लिखें, और सेल की रिएक्शन का मतलब है एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखें। एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखें। आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और अगर मेटल का सेल है तो एटम से आयन बनता है। ये एटम है और एटम से आयन बन रहा है, तो ये एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, ये एनोड होती है। दिस इज एनोड। बना के दिखा दो। कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड से एनोड पे कॉपर आयन बन रहा होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पॉइंट, पहला मुख्य पॉइंट। कैथोड की रिएक्शन लिखनी हो, सेल रिएक्शन में से ही कॉपी कर लो। कैथोड पे रिडक्शन होता है और आयन से एटम बनता है। ये आयन है और आयन से सिल्वर का एटम बन रहा है। यहां से ये आपके पास कैथोड हो जाएगी। इसका मतलब सिल्वर आयन गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सिल्वर सॉलिड, क्लियर। अब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं रिएक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो आप इस रिएक्शन की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। तो हमने क्या कहा बच्चों, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले आप किसी भी सेल के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन लिखेंगे। सेल की रिएक्शन आप लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और सेल रिएक्शन। ये तीनों चीजें जब आपको गिवन हो जाएं तब आप नर्नेस्ट इक्वेशन लगाइए, अब नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, आपको इस सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है। ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल। अब ई नोट ऑफ द सेल आप जानते हैं, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। बोर्ड का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से फोकस करेंगे। इसी एग्जांपल में सारी बातें नर्नेस्ट इक्वेशन को लेकर क्लियर हो जाएंगी। माइनस, अब आप आगे लिखोगे 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब बाबू, एन का मतलब बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इसके बाद लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है पावर में कोफिशिएंट। अब याद रखो, यहां पर आपके पास प्रोडक्ट में कॉपर आयन है और सिल्वर सॉलिड है। आपको हमने बताया सिल्वर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को नेग्लेक्ट करना है, सॉलिड को हमेशा कॉन्सेंट्रेशन टर्म से नेग्लेक्ट करना है, बचेगा केवल कॉपर आयन। यहां आप लिखोगे मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, इसका कोफिशिएंट 1 है, पावर में 1 जरूर लिखें, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन। अब बच्चों रिएक्टेंट में आपका कॉपर सॉलिड है और सिल्वर आयन है। आप जानते हो, आपको हमने बताया सॉलिड को नेग्लेक्ट करेंगे और केवल आयन की कंसेंट्रेशन को नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर हो जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन रेज टू द पावर कोफिशिएंट। अब सिल्वर का कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 आ जाएगा, बस आपने इस सेल के लिए या वो सेल जिसमें ये रिएक्शन हो रही है उसके लिए आपने नर्नेस्ट इक्वेशन लिख दी। आप चाहो ई नोट ऑफ द सेल निकालना आता है, वैल्यूज पुट कर दो और आसानी से ई ऑफ द सेल आप निकाल लो। वैल्यूज पुट कर दोगे, आसानी से ई ऑफ द सेल आप निकाल लोगे। अब जैसे कैथोड मेरे पास सिल्वर की है, सिल्वर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0.80 वोल्ट। एनोड आपकी कॉपर की है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता है 0.34 वोल्ट।
माइनस सारी वैल्यूज पुट करो 0.0591 अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने यहां पर वैल्यू 2 रख दी। लॉग ऑफ जिस कॉन्सेंट्रेशन पे सेल का पोटेंशियल निकालना है वो कंसंट्रेशन यहां रख दो। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 0.1, बस यहां पर रख दोगे 0.1 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये दोनों आपको पता है। इस वाले सेल के लिए जिसमें ये फॉलोइंग रिएक्शन हो रही है उसका ई ऑफ द सेल अब आसानी से निकल के आ जाएगा, सेल पोटेंशियल आसानी से निकल के आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, इसको शॉर्ट आउट करना है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करना आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। मैं रिपीट करता हूं। पहली बात कौन सी? पहली बात ये, अगर सेल रिएक्शन के अंदर कोई भी आपका सॉलिड सब्सटेंस है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन नेग्लेक्ट करनी है। दूसरी बात, अगर कोई गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर लेना है। और तीसरी बात, नर्नेस्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट बाद में करना, पहले सेल की रिएक्शन लिख लेना। एक बार आपने सेल की रिएक्शन लिखनी, नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना, ई ऑफ द सेल निकालना, बहुत आसान, बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो तो बच्चों लेते हैं दूसरे सेल का एग्जांपल, लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। उससे पहले आप क्या करें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ। अब बारी है एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन नर्नेस्ट इक्वेशन से सॉल्व करने की। क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, मतलब आपको या तो ई ऑफ द सेल निकालना है या ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है। ई नॉट ऑफ द सेल निकालना हो बड़ा आसान होता है। मोलर कंसंट्रेशन आयन की देख लो, अगर 1 मोलर है तो आपको ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है मोलर कंसंट्रेशन एंड दैट इज 0.1। अगर किसी और कंसंट्रेशन पर सेल का पोटेंशियल निकालना हो तब क्वेश्चन आपका नर्नेस्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा। नर्नेस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आपका जो कार्य है वो ये है कि पहले आप सेल की रिएक्शन लिखेंगे। चलो तो बच्चों पहले इस सेल की रिएक्शन लिखते हैं। और सेल रिएक्शन आपको गिवन है, एनोड कैथोड की रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। बेटे एनोड वो होती है जहां पर एक एटम आयन में तब्दील होता है। क्रोमियम का एटम क्रोमियम आयन में तब्दील हो रहा है, एटम से आयन बनता है, वो होती है एनोड। तो यहां पर आपने ये रहा क्रोमियम, क्रोमियम सॉलिड, इससे बन रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन विद द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कार्य है रिएक्शन को लिखने का है। एक बार आप रिएक्शन लिखना जान गए तो बस नर्नेस्ट इक्वेशन में तो केवल वैल्यू पुट करनी है, केवल आंसर निकालना है। आप अब रिएक्शन लिखोगे कैथोड पर, रिएक्शन आप लिखोगे कैथोड पर। कैथोड पे बनता है आयन से एटम, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये रहा आयन, आयन से बनेगा एटम, आयन से बनेगा एटम। तो अब आप ये रहा कैडमियम आयन, कैडमियम आयन से बनेगा दैट इज कैडमियम सॉलिड, एटम बनेगा। कैडमियम का रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। साथ के साथ उसी पल आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें बैलेंस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला काम है सेल रिएक्शन लिखना और अच्छे से बैलेंस करके लिखना। इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बिल्कुल नहीं। जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना रिडक्शन होता है। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे। बस सेल रिएक्शन आपने लिखी। अब लगाओ नर्नेस्ट इक्वेशन, निकाल लो सेल पोटेंशियल। इस कॉन्सेंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल निकाल लो। कैसे? ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल बाय नर्नेस्ट इक्वेशन, यानी कि ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ई नोट ऑफ एनोड, कैथोड कैडमियम की है, एनोड क्रोमियम की है, दोनों का ई नोट आपको दे रखा है। तो ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है, ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है।
माइनस 0.0591 अपॉन n। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ये आपके 6 हैं, ये भी आपको गिवन है। लॉग ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट बिगिंस दिस साइड, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। प्रोडक्ट में है क्रोमियम आयन और कैडमियम सॉलिड। आप जानते हैं सॉलिड को नेग्लेक्ट करेंगे, केवल आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। एक्टिव मास प्योर सॉलिड का नेग्लेक्ट करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। यहां पर क्रोमियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्रोमियम सॉलिड है, कैडमियम आयन है। सॉलिड को नेग्लेक्ट करेंगे और आपने कैडमियम आयन लेना है, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों लेना है। रेज टू द पावर उसका कोफिशिएंट, ये उसका कोफिशिएंट है। बस अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है आपने। आपको ई नोट ऑफ क्रोमियम गिवन है, ई नोट ऑफ कैडमियम गिवन है। आप जानते हैं कैथोड कैडमियम की है, कैडमियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये आपको गिवन है -0.40 वोल्ट। क्रोमियम का एनोड क्रोमियम की है, क्रोमियम का ई नोट आपको गिवन है -0.74 वोल्ट, -0.0591। इलेक्ट्रॉन्स बताओ भाई कितने इन्वॉल्व हैं, 6 हैं। लॉग ऑफ बस क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, कैडमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे आप सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हो। कौन सी कितना गिवन है, क्रोमियम की है 0.01, कैडमियम की है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 का होल क्यूब। बस इस डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे, इस गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे 0.01 पे 0.1 पे अब आप निकाल लेंगे ई ऑफ द सेल, आप निकाल लेंगे सेल पोटेंशियल। इस प्रकार सेल पोटेंशियल आपका निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं पूरा न्यूमेरिकल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई सेल रिएक्शन दे रखी हो, कैसे उसके लिए आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है, कैसे नर्नेस्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और कैसे नर्नेस्ट इक्वेशन से सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम होमवर्क के लिए आपको देते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को अभी जैसे ही हम लेक्चर क्लोज करते हैं, इस न्यूमेरिकल को साथ के साथ बिल्कुल अभी के अभी आपको करके देखना है। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये है, एक सेल है जिसके अंदर ये सेल रिएक्शन हो रही है, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है सिल्वर आयन की 0.001 मोलर, फॉर्मिंग कॉपर आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001 मोलर प्लस 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड। ये सेल है, एक सेल है जिसके अंदर ये सेल रिएक्शन हो रही है। उस सेल का आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। साथ के साथ सिल्वर का और कॉपर आयन का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और जैसे ही लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, इमीडिएटली तुरंत उसके बाद आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी का बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, क्लासिकल सा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन का हिस्सा रहता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, और इस बार आपको सेल एक रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। हमेशा याद रखिए, जब एक सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ हो, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज के इधर लेफ्ट साइड में एनोड वाला कंपार्टमेंट होता है और राइट साइड में कैथोड वाला कंपार्टमेंट होता है। तो यहां पर एनोड कैथोड तो आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप सेल को देखोगे, सेल की रिप्रेजेंटेशन देखोगे और देखते ही आपको एनोड का भी पता चल जाएगा और कैथोड का भी पता चल जाएगा। अब आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001 मोलर कंसेंट्रेशन। इसका मतलब
आपको निकालना है ई ऑफ द सेल, सेल पोटेंशियल इस गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया नर्नेस्ट इक्वेशन पे। ई नोट तो डायरेक्ट निकल जाता है, ई ऑफ द सेल हमेशा नर्नेस्ट इक्वेशन से निकलता है। किसी भी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल निकालना। हमने आपको बताया था अगर नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी है तो उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप सेल की रिएक्शन जरूर लिखेंगे। तो आइए पहले वाले केस में सबसे पहले बिफोर इंप्लीमेंटिंग नर्नेस्ट इक्वेशन सबसे पहले सेल की रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो भाई लिखते हैं सेल की रिएक्शन। एट एनोड एट कैथोड, एट एनोड एट कैथोड, और पूरे सेल की रिएक्शन लिखो। पहला कार्य है सेल की रिएक्शन को लिखना। अगर सेल की रिएक्शन लिखी गई ठीक से तो नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाएगा ठीक से, राइट। चलिए भाई, एटम से आयन, एनोड, इसका मतलब एनोड पे मैग्नीशियम सॉलिड है, बनाएगा मैग्नीशियम आयन। एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे बच्चों होता है रिडक्शन, बनता है आयन से एटम, बनेगा कॉपर आयन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बनाएंगे कॉपर सॉलिड। सबसे पहला काम, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके आगे बढ़ना है पूरे टॉपिक में। अब ओवरऑल सेल की रिएक्शन आप लिखेंगे, पूरे सेल की रिएक्शन आप लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, सेल की रिएक्शन होगी मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयन, फॉर्मिंग मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर सॉलिड, प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने। अब आपके पास सेल की रिएक्शन है, उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए जो आपको थोड़ी देर पहले बताइए अब लिख दो नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन हो जाएगी ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड आपकी कॉपर की है, ई नोट ऑफ कॉपर माइनस ई नोट ऑफ एनोड, एनोड आपकी मैग्नीशियम की है। ऑल राइट, ये तो आपने लिख दिया ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, लॉग ऑफ। अब आप जानते हैं प्रोडक्ट्स में कॉपर सॉलिड है, सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, दैट इज मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब बच्चों आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है, ऑल वैल्यूज आर गिवन, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, दैट इज 0.40, माइनस मैग्नीशियम का होता है माइनस 2.37, राइट, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ बेटे मोलर कंसेंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की, मोलर कंसेंट्रेशन कॉपर आयन की, वो सेल में ही आपको देखनी है। मैग्नीशियम की ये है 0.001 डिवाइडेड बाई 0.0001, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ए टू जेड सारी वैल्यूज आपको गिवन है। आसानी से आप सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे ई ऑफ द सेल। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा आंसर निकल के आएगा 2.68 वोल्ट। इस प्रकार आप आसानी से अच्छे से आप इसका सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। चंद बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कार्य करना है सेल रिएक्शन को ठीक से लिखना है, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन ठीक से लिखनी है और बस उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। सारी बातें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब बारी है लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे, लेकिन अब जो लास्ट न्यूमेरिकल है ये हमारा कुछ है थोड़ा सा IIT JEE के सिलेबस को लेकर। ये वाला न्यूमेरिकल है और इस बार पहला एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया है जब हमने नॉन मेटल का सेल लिया है। इस सेल के अंदर नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, राइट। इस बार हमारे पास ब्रोमीन और हाइड्रोजन का सेल हमने बनाया है।
चलिए इस सेल का कैसे सेल पोटेंशियल निकालते हैं उसको सीखते हैं। सारा खेल बच्चों, सारा का सारा खेल अगर सेल रिएक्शन का है, सेल रिएक्शन ठीक से लिख दी, आप नर्नेस्ट इक्वेशन से ई ऑफ द सेल आसानी से निकाल लेंगे। चलो देखते हैं यहां पर बेसिक डिफरेंस क्या आने वाला है। देखिए एनोड पे जो रिएक्शन लिखी जाती है वो एटम से आयन लिखा जाता है, एटम से आयन लिखा जाता है, लेकिन वो तब है जब वो मेटल हो। इस बार नॉन मेटल है बेटे, इस बार ऑपोजिट कर दो। तो मेटल में एटम से आयन बनाते हैं, इस बार ऑपोजिट कर दो, आयन से एटम बनाओ। तो इस बार ध्यान रखो, आयन से एटम बनेगा, आयन से एटम बनेगा, ये बनेगा 2Br नेगेटिव ले लोगे, ये Br2 हो जाएगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। बस मेन स्टेप इसका है, मेन स्टेप इसका है। कैथोड की रिएक्शन में क्या करोगे, आयन से एटम बनाओगे, यहां पर आपके पास 2H पॉजिटिव है, 2H पॉजिटिव है, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मिंग H2 गैस, फॉर्मिंग H2 गैस। क्लियर है? लिख दी आपने सेल की रिएक्शन, सेल की रिएक्शन लिख दी। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। ओवरऑल रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 2Br नेगेटिव, 2Br नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, दोनों आयन हैं, फॉर्मिंग Br2 लिक्विड प्लस हाइड्रोजन गैस। बस हाइड्रोजन गैस, इससे ये कट जाएगा। डायरेक्टली अब की बार शॉर्ट में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। आपको निकालना है ई ऑफ द सेल, सेल का पोटेंशियल इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे आपको निकालना है। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड है हाइड्रोजन की, यानी कि ई नोट ऑफ हाइड्रोजन माइनस ई नोट ऑफ एनोड, एनोड है ब्रोमीन की, कितना दिया हुआ है 1.08 वोल्ट, ये ब्रोमीन का हो जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन बेटा जी एन लॉग ऑफ, ऐसे आपने कर दिया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ लेते हैं 11th क्लास में, उसको यहां पर रेशो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो आप लिखते हैं, उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार मैं हल्का सा ब्रीफ में आपको समझाता हूं। यहां पर हमारे पास ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है, जिस प्रकार प्योर सॉलिड को नेग्लेक्ट करते हैं उसी प्रकार प्योर लिक्विड इन एक्सेस को भी हमेशा उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को भी नेग्लेक्ट करना है। हाइड्रोजन गैस है, आपको हमने बताया था हमेशा गैस का पार्शियल प्रेशर लेना है, तो यहां लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना दिया हुआ है 1 बार, डिवाइडेड बाई नीचे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट में 2 आयन है, ब्रोमाइड आयन है, हाइड्रोजन आयन है, तो बस ब्रोमाइड आयन मल्टीप्लाइड बाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो मोलर कंसेंट्रेशन है उसकी पावर में कोफिशिएंट रख देते हैं, ब्रोमाइड आयन के ऊपर उसका कोफिशिएंट, हाइड्रोजन आयन के ऊपर उसका कोफिशिएंट। क्लियर? अब पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 1 बार, ब्रोमाइड आयन की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 0.01, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 0.03, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ब्रोमीन का 1.08 वोल्ट है, हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट होता है। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और आसानी से अब आप इस पूरे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लेंगे। ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द टॉप न्यूमेरिकल है, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल क्लासिकल न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर? आपने बड़े अच्छे से, बड़े ध्यानपूर्वक एक एक पार्ट को करना है। प्यारे बच्चों, अभी हम आज की बात यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अब जितना आपको हमने नर्नेस्ट इक्वेशन के विषय में पढ़ाया है, सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ाया है,
अभी के अभी बैठ जाइए और क्वेश्चन नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर 3.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अभी के अभी उसको पूरे को बैठ के सॉल्व करिए। दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।